हेलो एवरीवन। सो हम आज आपके लिए एच बी एस सी हरियाणा बोर्ड के 2023 के पी वाई क्यू 1 मार्क का क्वेश्चन लेके आए हैं जो सेट ए में से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। आपको मैं हिंट भी दूंगा कैसे किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए। सो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे वो है एट अ गिवन प्लेस द हॉरिजॉन्टल and vertical components. So first of all we need to remember the formula of horizontal and vertical component of earth. So the horizontal component of the earth is given as BH equals to BE, which is the earth's magnetic field, right, cos del, and the earth's vertical component is BV equals to BE sin del. So you must be knowing all this thing, right? हमसे पूछा गया है एंगल ऑफ डिप जो है एट अ प्लेस क्या होगा जब ये दोनों कंपोनेंट जो है वो इक्वल होंगे, राइट। इन दोनों कंपोनेंट में क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारे पास में, साइन डेल और कॉस डेल। अगर ये दोनों वैल्यूज़ अगर हमारे इक्वल हो जाते हैं तो हमें एंगल ऑफ डिप का वैल्यू इक्वल मिल जाता है। एंगल ऑफ डिप का वैल्यू मिल जाएगा उस दैट प्लेस पे, राइट। हमें यहाँ पर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या है, 45 डिग्रीज है। तो एंगल ऑफ डिप का वैल्यू दोनों जगह पे इक्वल है और वहाँ पर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इक्वल होगा। उसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया है। यहाँ पे टू एटम्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर यानी कि z की वैल्यू सेम है। अब आपको बोलता है एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, यानी a की वैल्यू डिफरेंट है, राइट। तो अगर z की वैल्यू सेम होती है तो हम उनको आइसोटोप्स बोलते हैं, और अगर मास सेम होता है तो हम उनको आइसोबारिक बोलते हैं। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। तो आइसोटोप इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So now let us see the third question. So here it is given the stopping potential of photoelectrons depends upon. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हमारे पास ये कोई भी एक कैथोड है या मेटल है, राइट, कोई भी मटेरियल का, राइट, और उसके ऊपर हमने कुछ वेव को इंसिडेंट किया, तो इस वेव जो है, ये लाइट जो है आपकी इंसिडेंट लाइट, इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से हमारा जो फोटोन है जो इस पर इंसिडेंट हो रहा है, उस फोटोन की एनर्जी जो है वो E इक्वल्स टू एच न्यू होती है, राइट। अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारे एक फोटोन की एनर्जी भी बढ़ती है। तो जो हमारा इससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वाला है, उस इलेक्ट्रॉन के पास में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी जितनी अगर हमारे पास में बच जाएगी वर्क फंक्शन से फाइट करने के बाद में। आइंस्टाइन की हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल्स टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट हुआ है, हम यहाँ पर एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ये हमारी एनोड प्लेट है जो जिसमें हम अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन को रोक सकें। तो हमारे पास में इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज E, एंड मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमें सीधा सीधा बताया जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो ये बात ध्यान रखनी है, हमारी जैसे ही हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हमारी बढ़ जाती है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस पर डिपेंड करता है, राइट। फॉर अ फिक्स्ड मेटल और अ कैथोड प्लेट, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पर बी भी करेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अगर हमने ये मटेरियल चेंज कर दिया, राइट, जो कैथोड की ये वाली प्लेट थी, अगर हमने ये चेंज कर दी तो उसके लिए फाई की वैल्यू बदल जाएगी। तो फाई की वैल्यू बदल जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो फाई की वैल्यू बढ़ गई है तो ऑब्वियस सी बात है ना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ कम आएगी, राइट। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम आएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो जाएगा फॉर अ गिवन इंसिडेंट लाइट। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पर कि अगर अगर हम मटेरियल ऑफ कैथोड चेंज करते हैं तो जिससे क्या होता है कि हमारा वर्क फंक्शन चेंज हो जाता है। वर्क फंक्शन के चेंज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के घटने या बढ़ने से हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी
अफेक्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ को ऐड नहीं किया गया होता है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम चलते हैं आगे आगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोवेव से रिलेटेड। तो माइक्रोवेव्स जो है पूछा गया है हमसे कि आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी इन द रेंज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है फॉर माइक्रोवेव्स, सो माइक्रोवेव्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है अराउंड 300 मेगा हर्ट्स। ये आपको याद होनी चाहिए, 300 मेगा हर्ट्स से लेकर के आपकी 300 गीगा हर्ट्स में होती है। ओके, सो हम 300 मेगा हर्ट्स को अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 1 गीगा हर्ट्स अराउंड, और मे बी 3 गीगा हर्ट्स यू कैन से, राइट। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी इन गीगा हर्ट्स ओनली, राइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो गीगा हर्ट्स है। तो जो माइक्रोवेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगा हर्ट्स में होती है। इसमें लॉट ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, वो माइक्रो वर्ड देखते हैं और इसमें माइक्रो हर्ट्स को टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कॉशियस रहना है। तो यहाँ पर इसका गीगा हर्ट्स करेक्ट आंसर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। is the junction diode, so we have been given here pn junction diode here। so ये आपको बताना है कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो इसका सिंपल सा फंडा होता है, ये जो आपका ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल आपका पी साइड होता है एंड दिस वर्टिकल लाइन इज योर एन साइड। ओके, सो आपका जो पी साइड है अगर वो पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस है, और साथ में एन साइड जो है लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो आपका फॉरवर्ड बायस है। अगर इसके उल्टा होता है, जस्ट इसके ओपोजिट होता है, यानी कि पी साइड जो है आपका लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और एन साइड जो है आपका हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो उस केस में आपका रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में इस सिचुएशन के अंदर जो आपका पी साइड है डायोड का वो आपका 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली बात है ये हायर वोल्टेज है 2 वोल्ट्स के कंपैरिजन में, राइट। सो इसका मतलब एन साइड जो है वो आपका लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और आपका पी साइड जो है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। वेरी गुड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी एंड यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग, राइट। सो हेयर ये पूछ रहा है कि एक न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के रेडियस का रिलेशनशिप पूछ रहा है उसके मास नंबर से। तो आइए हम देखते हैं, इसका एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना होता है, R equals to R naught। R naught is constant value। I'm going to tell you what is the value of this R naught, right, into a raised to the power 1 by 3। a is your mass number here एंड इसकी पावर है 1/3। तो आर नॉट जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी 1.2 फर्मी मीटर से लेकर के 1.5 फर्मी मीटर्स के अराउंड होती है। तो आप जनरली इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर्स ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, राइट। so it is near to 1.2 fermi meter। okay, so we have been given the next question which is related to logic circuits। तो यहाँ पर हमारे पास में लॉजिक सर्किट्स में दो इनपुट्स हैं ए एंड बी और उनकी वैल्यूज हमें गिवन है। ए की वैल्यू आपको 1 दी हुई है और बी की वैल्यू भी आपको 1 दी हुई है। आपसे पूछता है कि आप वाई की वैल्यू बताइए, यानी कि वो आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि आपका आउटपुट क्या होने वाला है अगर ए की वैल्यू 1 डाल दें और बी की वैल्यू 1 डाल दें। तो उससे पहले हमें क्या करना है, सिंपल सा काम है हमारा, इस लॉजिक सर्किट को आइडेंटिफाई करना है ये कि कौन सा गेट है। तो ये लॉजिक गेट कौन सा है आपका, ऐड नहीं होगा, इसका मतलब होता है एंड गेट। इसमें ऐड नहीं होगा, इसका मतलब ऐड नहीं करना है हमें, ठीक है। इससे हमें क्लियरली पता लग जाता है ये एंड गेट है, तो इसमें ए और एन बताते हैं, ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये याद करने की टेक्निक है भाई। तो यहाँ पर देखिए आप, ए की वैल्यू 1 दी है, बी की वैल्यू 1 दी है, तो 1 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सिंपल है ना। तो हमारा आउटपुट जो है 1 आने वाला है यहाँ पे, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ से पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन बतानी है।
जिसका मास आपको दिया हुआ है m, राइट, उसके ऊपर जो चार्ज है वो है e। अब ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, इसको एक्सेलरेट करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो है v। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा पहले। तो हमारी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होती है, बिल्कुल सही। तो अब हमारा जो मोमेंटम का रिलेशन होता है, याद करो, पी स्क्वायर अपॉन 2m जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता था, बिल्कुल होता था सर। तो अब हमें ये वाला रिलेशन याद नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो करते हैं इसको रिवाइंड, देखते हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 mv²। तो हमने यहाँ पर m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ ऊपर m² बन गया। अब ये mv का स्क्वायर है आपका न्यूमरेटर में, तो इसको हम बोल सकते हैं ना p² अपॉन 2m। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है p² अपॉन 2m। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू क्या मिलती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिली कैसे, आपने उसको पोटेंशियल दिया ना, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल से जो वर्क डन कर रहे हैं उसी से तो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो वर्क डन जो है वो क्या होता है, Q इंटू में V होता है। अब वही वर्क डन इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हम क्या डाल सकते हैं, Q इंटू में V। अब Q की वैल्यू तो हमें E दी है इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं 2m इंटू E इंटू V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज given to this particular electron, right? So this is going to be the de Broglie wavelength associated with the moving electron. Okay, so we have the next question here which is related to the Kirchhoff's rules, right? So Kirchhoff's rules जो हैं वो पूछ रहा है हमसे कि ये एप्लीकेबल है AC और DC के लिए क्या। yes, बिल्कुल, it is applicable. Kirchhoff's rules are applicable to both। किरचॉफ्स रूल जो होते हैं वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए वैलिड नहीं होते हैं, बट हमारे एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। किसी भी एक पॉइंट पर आप चेक करेंगे, जो जंक्शन पॉइंट है ऑफ कोर्स, राइट, तो जितने भी आउट गोइंग करंट्स हैं वो इनकमिंग करंट्स के इक्वल होने चाहिए, मतलब सम उनका, राइट। सो इट इज़ फॉलोड बाय बोथ, राइट। सो वी हैव द नेक्स्ट हेयर द टेस्ला। तो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ व्हाट। तो हमें सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड, आपने नाम सुना है, तो हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम इसको ये भी बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट्स नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, डू नॉट गेट कंफ्यूज, राइट, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आई एम टेलिंग हियर, राइट। ओके, तो इसके ये दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया, राइट। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है अगला, जो हमारे को पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पासिंग थ्रू अ रिंग, एक रिंग है हमारे पास, इज इंक्रीज्ड फ्रॉम Q1 टू Q2। अब उसका बोल रहा है कि जो है ना आपका फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर दे। वैसे फ्लक्स जो है वो जनरली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर इन लोगों ने जो है Q लिखा है इसको। तो आइए हम लोग यहाँ पर Q की टर्म्स में ही लिख लेते हैं इसको। तो आपका जो चेंज इन फ्लक्स होगा, राइट, चेंज इन फ्लक्स यानी डेल्टा फाई, वो क्या होगा, φ2 माइनस φ1 होगा। वेरी गुड। अब हमसे पूछता है कि ये कितने टाइम में हुआ है, ये भी बताया गया है, और पूछा गया है इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसमें यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछ लिया सर यहाँ पे। तो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं होता, इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, -d∅/dt होता है। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग कि भाई जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, उसी का अपोज करता है कौन, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। इसीलिए यहाँ पे फैराडे भैया ने ये बात बोली है हमें। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं ΔΦ/ΔT। ओके, सो विद नेगेटिव साइन। अगर हमें ईएमएफ का सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखना है तो इसका मतलब इसका मॉडुलस होगा, राइट। तो हमें डेल्टा फाई की वैल्यू क्या दी हुई है, φ2 माइनस φ1। ओके, एंड डेल्टा टी, क्योंकि ये टाइम टी के अंदर हो रहा है तो डेल्टा टी की वैल्यू सिर्फ टी हो गई। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला है हमसे 2 पॉइंट चार्जेस में, जब वो वैक्यूम में है तब हमारा एफ है। तो यानी कि हमें एफ नॉट की वैल्यू दी हुई है, एफ
ओके, एफ नॉट मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो नॉट उनके लिए है जब 2 पॉइंट चार्जेस आपके वैक्यूम में रखे होते हैं, तो जो उनके बीच में फोर्स लग रहा है उसको जनरली हम लोग एफ नॉट लिखते हैं। जब हमारे पास में दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे जाए तो उसको हम एफ एम लिख देते हैं, एफ फॉर फोर्स और एम फॉर मीडियम। सो मीडियम हेयर इज वाटर जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दी हुई है के। तो एफ एम मीडियम का फॉर्मूला होता है एफ नॉट अपॉन में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एफ नॉट की वैल्यू तो एफ दी हुई है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एफ अपॉन 80 विल बी द फोर्स when these same charges they are placed in water. Okay, so let us see the next question now. So here it is asking आपसे कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट जो होती है वो हमारी क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या तो आप ये लिख लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स और मीटर पर मीटर। Obviously you will have to write per meter, right? So this is the way to write, right? Or you can write S per meter, right? This is the short way of writing Simon per meter. Okay, let us see the next question. The velocity, it is asking for the velocity of electromagnetic wave in free space or vacuum. So it's a very easy question. Electromagnetic waves, all the electromagnetic waves, they all move with the same speed in free space, which is 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. And its value is calculated by using this formula, C equals to 1 upon square root of mu naught into epsilon naught. So you know the values of mu naught and epsilon naught, so you will be putting these values in this formula and you will be taking the square root and then you will be calculating it, right? So you will get 3 into 10 की power 8 meters per second. बट ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आपको कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में। आई होप आपको सारे 1 मार्क के क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें so that I can bring more videos for you guys. Thank you for watching the video. Bye bye.